मित्रों, भारत सिलेक्शन बैंक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मेरी चौथी क्लास है जिसमें आपको आरएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोसिस की प्रक्रिया बताई जाएगी। हालांकि संस्थान से एक न्यूज बहुत अच्छी प्राप्त हुई है आप लोगों के लिए। आपके टेट बैच संस्थान में प्रारंभ किए जा रहे हैं। शाम का बैच 4 से 7 में है और सुबह का बैच सुबह 7 से 10 के टाइम पर अवेलेबल रहेगा। तो जो साथी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं उनका संस्थान हार्दिक स्वागत करेगा। ठीक, और कुछ नई अपडेट आती है तो हम आपको बताते हैं, समय समय पर हम आपको सूचित कर रहे हैं। फिलहाल देर न करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। जहां पर भी हमें कोई सूचना ऐसी मिलेगी वो हम आपको बताएंगे। हाँ साथियों, एक सूचना और है, आरओ मेंस की क्लास जो कि मेरे ही द्वारा पढ़ाई जाएगी, वह भी संस्थान में शुरू की जा चुकी है। उसका जो समय है वो 3 से लेकर शाम 7:30 या 8 बजे तक आप रहेंगे, जिसमें आपको जीएस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और मेंस में ऐसे राइटिंग, लेटर, इंग्लिश टू हिंदी वोकैब्स, ठीक, और हिंदी टू इंग्लिश वोकैब्स, हिंदी का संक्षेपण, सारांश, ये सारी चीजें जो उस प्रश्न के लिए उपयोगी है वो सभी आपको संस्थान के द्वारा अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मित्रों हम लोग सेल टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सेल के बारे में विस्तार सब कुछ अध्ययन किया था। कल हम लोग डीएनए तक पहुंचे थे। अब कहानी थोड़ी सी आगे की तरफ जा रहे हैं और हम लोग अब आरएनए के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो आरएनए है ये साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। मित्रों, साइटोप्लाज्म के बारे में कल मैंने आपको बताया था। कोशिका या सेल में जो द्रव्य होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जिसके 2 भाग होते हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी मित्रों आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक है इक्टोप्लाज्म और दूसरा है एंडोप्लाज्म। कल मित्रों हमने बताया था कि साइटोप्लाज्म को यदि आपको समझना है तो याद रखिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वह संरचना है जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग करती है, अलग करती है। मित्रों क्योंकि टॉपिक आरएनए है, ये चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, तो अब हम वापस आरएनए की तरफ आते हैं। आरएनए में मैंने बताया कि आरएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। यह प्रोटीन निर्माण की
प्रक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है। आरएनए एक गैर आनुवांशिक पदार्थ है, किंतु वायरस में यह हेरिडिटी मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। मित्रों, आरएनए 3 प्रकार के होंगे, जिसमें हम एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। मित्रों, थोड़ी सी गलती हो गई, टी हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया है, इसको लिखना चाहिए था मुझे स्मॉल लेटर में। इसको तुरंत सुधार लिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए के बारे में जानेंगे। चिंता की कोई बात नहीं, जहां भी थोड़ा रिव्यू लेंगे वहां पर ये चीजें आपको एक बार और दिखाई देगी। अगर चीजें एक बार में समझ में नहीं आएंगी तो दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार। 3 बार व्यू करने के बाद एक अंदाजा है कि मोटा मोटा आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। एमआरएनए, एमआरएनए का कार्य क्या है? तो डीएनए में अंकित सूचना को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक ले वहीं पर आरआरएनए का जो निर्माण है ये केंद्रिका में होता है, जिसे मित्रों मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोलस। इसका निर्माण न्यूक्लियोलस में होता है। ये समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है। आरएनए राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करता है। एमआरएनए को मित्रों मैसेंजर आरएनए कहते हैं, वहीं आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। वहीं अब जो हम देखेंगे वो होगा टी आरएनए। तो टी आरएनए यह आरएनए में सबसे छोटा आरएनए है, सबसे छोटा आरएनए है।
इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थान तक ले जाना। मित्रों, इस टीआरएनए की खोज में एक भारतीय मूल के व्यक्ति एच.जी. खुराना का बड़ा योगदान है। एच.जी. खुराना का बड़ा योगदान है। एच.जी. खुराना को इस खोज के लिए नीरनबर्ग तथा रॉबर्ट हाले के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल अवार्ड दिया गया। और ये कब दिया गया था? तो 1968। मित्रों, चूंकि हम लोगों ने अभी इतना देखा है तो एक बार हम इसे रिव्यू के तौर पर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आरएनए को हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह जो है ये साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। ठीक, साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। साइटोप्लाज्म सेल में एक प्रकार का द्रव्य है। ठीक है, यह द्रव्य जिसे हम प्रोटोप्लाज्म या हिंदी में बोले जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। और यह प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार का होता है। प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है, जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म को हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। बिखरा रहता है। और जो साइटोप्लाज्म है आपका, ये भी दो भागों में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की यदि हमने संरचना देखी है तो यही संरचना है जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग करती है। आरएनए प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है। आरएनए प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है और यह गैर आनुवंशिक पदार्थ है, किंतु वायरस में यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। आरएनए का वर्ग क्या है? ये डीएनए में अंकित सूचनाओं को कहां पर लेकर जाता है? प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर। वहीं आरएनए की बात करें तो आरएनए का निर्माण कहां पर होता है? केंद्रिका में। और आरआरएनए जो है ये समस्त आरएनए का लगभग कितना है? 80%। राइबोसोम के संरचनात्मक एवं संगठन में सहायता कौन प्रदान करता है? तो आरआरएनए। आरआरएनए का निर्माण कहां हुआ? केंद्रिका में, जिसे हम लोगों ने न्यूक्लियोलस बोला। टीआरएनए की बात करते हैं, ट्रांसफर आरएनए। तो आरएनए में सबसे छोटा आरएनए जो है वो कौन सा है? टीआरएनए। उसके बाद में टीआरएनए का यदि मुख्य कार्य की बात करें तो अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थान तक ले जाता है। टीआरएनए की खोज में भारतीय मूल के एच.जी. खुराना का योगदान है, जिन्हें नीरनबर्ग और रॉबर्ट हाले के साथ में संयुक्त रूप से नोबेल अवार्ड दिया गया 1968। यही अभी तक मैंने थोड़ा पढ़ाया आपको। उम्मीद है आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। मित्रों, धीरे धीरे हम लोग इस जटिल टॉपिक को बहुत सरल तरीके से, सुगम तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हम लोग की इससे आने वाले एक प्रश्न सही हो जाए और सिलेक्शन का मार्ग प्रशस्त हो। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं।
मित्रों डीएनए मैंने आपको बताया था डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से मिलकर बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है? नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजन बेस और न्यूक्लियोसाइड। ये अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेस की, तो आपको कल मैंने बताया था ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये हमारे कुछ नाइट्रोजन बेस है, जिसमें से हम लोग जानते हैं कि डीएनए में कौन से पाए जाते हैं और आरएनए में कौन से बेस पाए जाते हैं। मित्रों अब हम आपको और आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। अब हम यहां पर डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर करने का प्रयास करेंगे। पहले तो इनकी कॉमन चीजें देखें। इन दोनों में ही फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। इन दोनों में ही पेंटोज शुगर पाया जाता है, मगर थोड़ा सा मित्रों अंतर है। यहां पर डीऑक्सी राइबोज होता है, तो यहां पर राइबोज होता है। राइबोज कभी डिफरेंस समझना हो, इन बिंदुओं को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे और समझने का हम लोग इससे प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो डीएनए में थायमिन को रख लें, थायमिन को रख लें, और आरएनए में यूरेसिल को रखना। बाकी तीन चीजें आपको यहां पर कॉमन मिलेगी। वो कौन कौन सी हैं? तो एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन और साइटोसिन, और साइटोसिन। उसके बाद छोटे मोटे अंतर की बात करें तो डीएनए द्विकुंडलित संरचना है, संरचना है, जबकि आरएनए एकल कुंडलित संरचना है, एकल कुंडलित संरचना। डीएनए प्रोटीन की संरचना एवं संगठन में सहायता करता है, जबकि आरएनए में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आरएनए में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वहीं पर डीएनए की खोज की बात करें तो वाटसन और क्रिक महोदय ने, वाटसन और क्रिक महोदय ने, वाटसन और क्रिक महोदय ने डीएनए की खोज की है। वहीं पर आरएनए की खोज वाटसन और आर्थर वाटसन और
आर्थर अर्ग ने की। यदि हमसे कभी पूछ लिया जाए डीएनए संश्लेषण की खोज, तो हम बताएंगे कार्ल बर्ग। किसने की है? कार्ल बर्ग। मित्रों, शायद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो चुका हो कि साइंस बहुत ही आसान सब्जेक्ट है जिसमें आसानी से पूरे पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मित्रों, अब आप लोग सोचते हैं मित्र ये कौन सी बला है, तो भैया सब गुणसूत्र आपको समझाया गया है। ये जो मित्र है ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। मित्र यहां पर आपको क्रोमेटिड बताया जा रहा है जो कि एक सिंगल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो आपका क्रोमेटिन धागा बनेगा। क्रोमेटिन धागा और मित्र इसी क्रोमोसोम्स के ऊपर आप लोग जीन जैसी संरचना भी देखेंगे, क्योंकि जीन से भी बहुत हल्के ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोग के लिए कुछ बहुत ज्यादा कठिन है नहीं, बचपन से तो आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं इस सब्जेक्ट में। हाँ, मगर कभी कभी ये सुनने में आता है कि बच्चों के आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि हमारे छोटे प्यारे बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या जो ये रहती है कि याद नहीं रहता है, तो कभी कभी टीचर ये जवाब दे देता है, याद करने की कोशिश ही नहीं की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जीन, जीन जो है ये आनुवांशिकता की इकाई है। अब कहेंगे सर आनुवांशिकता क्या है, तो मैं बताऊंगा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी लक्षणों का, आप ट्रेड्स भी बोल सकते हैं, लक्षणों का स्थानांतरण, स्थानांतरण
हम लोग किसके अंतर्गत देखेंगे? आनुवंशिकता। जीन डीएनए का वह भाग है, जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट क्रिया को संपादित करता है। मगर ये प्रश्न उठता है कैसे? तो मैं बताऊंगा एंजाइम के माध्यम से। तो मित्रों, कई लोगों के माध्यम में ये प्रश्न उठा होगा कि एंजाइम क्या है, तो चिंता न करिए, एंजाइम और हार्मोन ये दोनों एक साथ ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, हम लोग फिलहाल अपने टॉपिक में कंटिन्यू रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के दूसरे टॉपिक की तरफ, और वह टॉपिक है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मित्रों, आप लोगों को मैंने एक सेल का फिगर बताया था कि नहीं मित्रों? इसमें मैंने आपको ये केंद्रक बताया था। हम जो बात करने जा रहे हैं इस बाह्य परत की बात करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अगर मैं गलत नहीं हूं और इंग्लिश बोल रहा हूं तो इसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसका मतलब है कि इस झिल्ली के माध्यम से यह अपनी जरूरत की चीजों को आने देता है, किंतु गैर जरूरी पदार्थों को रोक देता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के आकार का निर्धारण करता है। सेल का संरक्षण करता है तथा इस झिल्ली से होकर अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ही सेल्स के मध्य आदान प्रदान की क्रिया होती है। अब मित्रों, हमें जो समझना है वो है आदान प्रदान की क्रिया। आदान प्रदान मतलब हमारा एक टॉपिक और खुल रहा है, ट्रांसफर ऑफ मैटर, पदार्थों का स्थानांतरण। चलिए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ट्रांसफर ऑफ मैटर। ट्रांसफर ऑफ मैटर के अंतर्गत हम लोग जो देखेंगे
वो है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, डिफ्यूजन की प्रक्रिया और इंडोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस। अब इसके लिए हमको एक सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन आप जानते हैं, सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। अपॉन सॉल्वेंट। अब यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन की जो सांद्रता है उसका सॉल्यूट के साथ सीधा रिलेशन पाएगा, अर्थात सांद्रता जितनी ही अधिक होगी सॉल्यूट भी उतना ही होगा, या सॉल्यूट की मात्रा जितनी अधिक होगी सांद्रता उतना अधिक होगा। ठीक, और रिवर्स रिलेशन हम देखेंगे सॉल्वेंट के साथ, अर्थात यहां पर जो संबंध दिखेगा 1 अपॉन सांद्रता के साथ, 1 अपॉन सॉल्यूट। सॉल्यूट को मान सकते हैं आप चीनी और सॉल्वेंट को आप मान सकते हैं पानी। अगर पानी में चीनी की मात्रा है तो आपका जो चीनी की सांद्रता है उसमें क्या हो जाएगी, कमी। यदि चीनी की मात्रा ज्यादा है तो आप देखेंगे सांद्रता अधिक हो जाएगी। वहीं पर इन पूरे रिलेशन को आप इस पैरामीटर पर समझ सकते हैं। अब सॉल्यूशन की बात करें तो ये आपको 3 प्रकार के दिखेंगे। एक है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम एक चीज को देख लें तो बाकी 3 परिभाषाएं हम आसानी से निकाल सकते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हम लोग परिभाषा देखते हैं, क्या है ये भाई, कौन सी बना है। ठीक है, देखते हैं। तो बाह्य विलयन की सांद्रता, बाह्य विलयन की सांद्रता कोशिका के अंदर की सांद्रता से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर फिर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट
हाइपरटोनिक हो जाएगा। और जब दोनों इक्वल हो तो आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जब दोनों की मात्रा क्या हो, संतुलित हो, न ज्यादा मीठा न ज्यादा फीका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग जार ले लेते हैं समझने के लिए। इसमें मान लेते हैं हमारी एक सेल है। ठीक, सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है, जबकि बाहर लो कंसंट्रेशन है। और जब आप लोग ऑस्मोसिस की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो जो चीज होती है लो कंसंट्रेशन से किधर की तरफ, हाई कंसंट्रेशन। आप लोगों ने इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया होगा। किशमिश जिसको हम एक बर्तन में डालते हैं पानी के साथ में, तो सुबह आपको किशमिश जो है वो क्या होती है, फूली हुई होती है, मतलब है उसका सेल का एक्सपेंशन हो जाता है। वही प्रक्रिया इसमें बताई जा रही है और उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, जिसमें मामला किधर से किधर की तरफ है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। इसमें जो सेल है उसका एक्सपेंशन हो जाता है, सेल का एक्सपेंशन हो जाता है। इसको जरा हम कुछ लिखते हैं जिसको आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। एंडो ऑस्मोसिस is the process where water moves into cell or solution from a less concentrated मतलब है हाइपोटोनिक एक्सटर्नल सॉल्यूशन across selectively permeable membrane causing the cell of swell। कुल मिलाकर कहानी यही है कि सेल का क्या हो जाता है, एक्सपेंशन। क्या हो जाता है, एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब है एंडोऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जो पानी, जिसमें पानी एक कम सांद्रित हाइपोटोनिक बाह्य विलयन से चुनिंदा कार्बन में झिल्ली के माध्यम से कोशिका या विलयन में प्रवेश करती है, जिससे सेल क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, मतलब है फूल जाती है। क्या हो जाता है,
हो जाती है। वही चीज आपको यहाँ पर इंग्लिश भाषा में लिख दिया गया। ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा सा आप इसको सेल्फी ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, या जैसा भी आपको उचित लगे वह कार्य आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इंडो ऑस्मोसिस अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अब हमको एक्सो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया देखनी है। एक्सो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया देखनी, इसमें भी जस्ट मतलब आपकी सेल में लो कंसंट्रेशन हो जाएगा और जो विलियन है उसमें हाई कंसंट्रेशन। और आपको पता है मामला किधर से किधर की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसमें जो सेल है उसका संकुचन हो जाता है, सेल का संकुचन हो जाता है। इसमें आपने देखा, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो प्लांट के जो रूट होते हैं, इंडो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के दौरान, इंडो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के दौरान जल का अवशोषण करते हैं। वहीं पर इसकी अगर एक्सो ऑस्मोसिस की बात करें तो आप एक नमक का घोल लीजिएगा, नमक का घोल, और इस घोल में आप लोग करिएगा क्या, प्याज ले लीजिएगा या दूसरी अंगूर ले सकते हैं, बाकी आप जो चीजें हैं प्याज अंगूर लीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, शाम को ये करिएगा, सुबह तक आप देखिएगा इन सब का पानी सेल से बाहर हो जाएगा और ये सेल जो है ये सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। आगे की बात करते हैं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक, मतलब परासरण और दूसरा आपका है विसरण। परासरण और इन दोनों के बारे में जानो तो यह दोनों ही सक्रिय क्रिया है, दोनों ही सक्रिय क्रिया है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता दोस्तों नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से मामला किधर की तरफ होता है, हाई कंसंट्रेशन, जबकि विसरण की बात करें तो यहां पर मामला हाई कंसंट्रेशन से किधर की तरफ होता है, लो कंसंट्रेशन। अगर इसको समझना चाहते हैं तो दो सेल ले लेते हैं, एक आपका में CO2 है और एक में आपका O2 है। ठीक है, एक सेल में CO2 की अधिकता है, एक में O2। होगा क्या, जिसमें O2 अधिक है वो दूसरी सेल में जाएगी, CO2 जिसमें अधिक है वो O2 की सेल में चली जाएगी। मतलब एक दूसरे में क्या कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे। और यह प्रक्रिया किसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग, विसरण के अंतर्गत। मित्रों, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसमें आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। रुचिकर सब्जेक्ट है, मजा बहुत आएगा पढ़ने में और साथ साथ में पढ़ने के बाद क्वेश्चंस जो है वो आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, अब एक टर्म आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में आपके ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस में आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा, अभी आपने ऑस्मोसिस और
डिफ्यूजन के अंतर्गत देखा था ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी, मगर रिवर्स ऑस्मोसिस के अंतर्गत देख रहे हैं इसमें ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये किया किस लिए जाता है? तो जल में जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए ही रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। हालांकि अभी इसके लिए इतनी ही जरूरत है, जब हम लोग केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे तो इसमें विस्तृत रूप से आपको आगे बताएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जिस अध्याय पर आ चुके हैं वो है साइटोसिस। हालांकि हम लोग अभी भी सेल के अंदर ही हैं, हम लोग केंद्रिका में हैं, केंद्रक में हैं और उसी पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करते करते 4 दिन निकल गए और पता भी नहीं चला। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हालांकि रहता है मामला, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है साइटोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइटोसिस है क्या? हम अगर शुद्ध हम लोग हैं तो भैया देहाती टाइप, तो देहाती भाषा का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। उगलने और निगलने की प्रक्रिया बाबू देखते हैं, हम लोग इसको समझ लेते हैं। उगलने एवं निगलने का ये प्रोसेस। अब कहोगे सर ये क्या बना है? बना कुछ नहीं भैया, इसके अंतर्गत 2 चीजें होंगी, एक होगा एंडोसाइटोसिस और दूसरा होगा आपको एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत निगलने की प्रक्रिया होगी और एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत उगलने की प्रक्रिया होगी। अब जो ये आपका एंडोसाइटोसिस है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें भी हम लोग 2 चीजें देखेंगे। एक देखेंगे फैगोसाइटोसिस और दूसरा हम लोग देखेंगे पिनोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस के अंतर्गत हम लोग ठोस पदार्थों को निगलते हैं, और हम लोग नहीं मतलब सेल, ठीक है, ठोस पदार्थों का निगलना। जबकि पिनोसाइटोसिस के अंतर्गत तरल पदार्थों का निगलना होता है, तरल पदार्थों का निगलना, तरल पदार्थों का निगलना। मित्रों शायद आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हो। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों आप लोग कहोगे सर जी फिर से आ गया गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज, अब कहोगे सर जी कौन बंदा इसको खोजा था? बार बार इसका जिक्र आ रहा है। तो इसको जो खोजा था उस व्यक्ति का नाम था कैमिलो गोल्गी। इसको जो खोजा था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था कैमिलो गोल्गी। मिलेगा तो हम इससे बात करेंगे कि काहे का खोज दिया है, फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये गोल्गी बॉडीज के अंतर्गत ही हम देखेंगे। ये प्रथम कार्य क्या करता है? एंडोसाइटोसिस का। दूसरा कार्य है इसका स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर का, और तीसरा कार्य है एक्सोसाइटोसिस का। एक्सोसाइटोसिस हमने बताया था मित्रों, गोल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। जब गोल्गी बॉडीज ट्रांसपोर्टिंग एजेंट या स्थानांतरण का कार्य करती है तो प्राइमरी लाइसोसोम्स का उत्पादन होता है। उसी के अंतर्गत लाइसोसोम्स जो है फैगोसाइटोसिस ठीक की क्रिया करती है और अवशिष्ट पदार्थों को
अवशिष्ट पदार्थों को निगल कर विघटित कर देती है, विघटित कर देती है। तो प्रश्न उठता है ऐसा सब किसके माध्यम से होता है? तो कल हमने जल अपघट्य एंजाइम बताया था जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिथिक एंजाइम के माध्यम से। अब कहोगे सर जी याद नहीं आ रहा है कि ये क्या है हाइड्रोलिथिक एंजाइम। तो मैंने बताया था लाइपेज, प्रोटीएज, फास्टेज जैसी चीजें इसके अंतर्गत आती है। और मैंने शायद ये भी बताया था कि लाइसोसोम की हत्या आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब आत्महत्या की थैली कहते हैं तो हमको ये समझना होगा क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम कभी कभी इसी एंजाइम के माध्यम से अपने ही सेल का क्या कर देती है, विघटन, जिसके कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और उसके बाद में लाइसोसोम जो है एक्सोसाइटोसिस की क्रिया करता है और ये क्रिया ही उगलने की है, उगलने की। और उगलने के क्रम में ही जो लाइसोसोम्स है ये आत्महत्या की थैली है। मित्रों मुझे पता है थोड़ा सा देर हो गया आपका ये टॉपिक निपटाने समझाने में। अब हम लोग इसका एक रिव्यू ले लेते हैं जिससे आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मित्रों हम लोग जिस टॉपिक पर आज थे वो है आरएनए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो कि 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। आरएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है अर्थात कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। साइटोप्लाज्म सेल में वह द्रव्य है, ठीक है, वह द्रव्य है जिसमें आरएनए बिखरा रहता है। ये जो द्रव्य है ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है जो कि 2 भागों में बटा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आरएनए जो है प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भी भाग लेता है। आरएनए एक गैर अनुवांशिक पदार्थ है किंतु वायरस में यह किस रूप से कार्य करता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है। एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए जो है डीएनए में अंकित सूचनाओं को कहां पर ले जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्थान पर। आरआरएनए की बात करें तो इसका निर्माण केंद्रिका में होता है। कहां पर होता है, केंद्रिका में। यह समस्त आरएनए का लगभग कितना है, 80% है। राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। इसके बाद टीआरएनए की बात करें तो यह समस्त आरएनए में सबसे छोटा आरएनए है। टीआरएनए की बात करें तो मुख्य कार्य इसका क्या है, प्रोटीन अम्ल को कहां पर ले जाना, प्रोटीन संश्लेषण स्थान पर। टीआरएनए की खोज जो है एचजी खुराना का बहुत योगदान है और ये किस मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं। और इन्हें नीलनबर्ग और रॉबर्ट हॉले के साथ में 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए और आरएनए में अंतर करते हैं तो डीएनए की जो खोज है वाटसन और क्रिक महोदय ने की, जबकि आरएनए की खोज वाटसन और आर्थर अर्ग महोदय ने की। डीएनए और आरएनए दोनों में ही फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, पेंटोज शुगर पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। मगर जब हम तुलनात्मक अंतर करते हैं तो देखते हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है जबकि पेंटोज शुगर आरएनए में राइबोज होता है। क्या होता है, राइबोज होता है। नाइट्रोजन बेस में बस 3 जो बेस हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तो दोनों में पाए जाते हैं, जबकि डीएनए में थाइमिन बेस और वहीं पर आरएनए में यूरेसिल बेस पाया जाता है। डीएनए जो है प्रोटीन की संरचना एवं संगठन में सहायता प्रदान करता है जबकि आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है।
इसके बाद में आपको एक क्रोमोसोम का चित्र बता दिया गया। मैंने बताया था कल कि दो क्रोमेटिड धागे मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, जो आपस में सेंट्रोमियर के माध्यम से जुड़े रहते हैं। और जो आपका क्रोमोसोम है उसकी जो ऊपरी परत है उसी पर जीन पाए जाते हैं, जो आनुवंशिकता की इकाई है। और आनुवंशिकता का मतलब बताया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण। जीन जो है वो डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट क्रिया को क्या करता है, संपादित करता है, मगर किसके माध्यम से, एंजाइम के माध्यम से। उसके बाद में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली अपने जरूरत की चीजों को तो आने देगी, मगर गैर जरूरी चीजों को अपने पास में आने नहीं देगी। सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के आकार का, यहां पर शायद आकार का निर्धारण करती है, आकार का निर्धारण करती है। वहीं पर सेल का संरक्षण का कार्य करती है, और इस झिल्ली से होकर ही सेल्स के मध्य आदान प्रदान की क्रिया होती है। ट्रांसफर ऑफ मैटर या पदार्थ के हस्तांतरण की बात करें तो ये सब आदान प्रदान की क्रिया से ही मामला जुड़ा हुआ है। और किसके अंतर्गत, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो वहां पर 3 प्रकार की प्रक्रिया देखते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एंडोसाइटोसिस। सॉल्यूशन का बराबर क्या होता है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक है या सॉल्यूट की मात्रा अधिक है तो सांद्रता अधिक होगी, और अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब अगर यहां पर सॉल्यूट जो है ज्यादा है तो फिर जो सॉल्यूशन है उसके सांद्रता में कमी आएगी। बस वही समझ सकते हैं। यदि चीनी की मात्रा कम हो जाए, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो रिलेशन जो निकल कर आएगा वो यही निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन भी आपको 3 प्रकार के बताया गया, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद में मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया कि बाह्य विलयन की सांद्रता कोशिका के अंदर की सांद्रता से कम होनी चाहिए, इसी का अपोजिट हाइपोटोनिक है। और अगर दोनों की मात्रा बराबर है तो वह आइसोटोनिक। वहीं पर अब एंडोऑस्मोसिस की आपको अंतःपराशर की प्रक्रिया बताएगी, जिसके अंतर्गत सेल का एक्सपेंशन होता है। आपको सीधा सा बताया गया, इसका एग्जांपल बताया गया कि प्लांट की जो जड़ है वो एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा जल का अवशोषण करती है। आगे की बात करते हैं एक्सऑस्मोसिस। तो इसमें लो कंसंट्रेशन से किधर की तरफ मामला, हाई कंसंट्रेशन। इसमें सेल का क्या होता है, संकुचन। आपको एग्जांपल में बताया गया कि नमक की घोल में प्याज या अंगूर डाल दीजिएगा और देखिएगा धीरे धीरे करके पानी सेल से बाहर हो जाएगा और सेल कैसी जाएगी, सिकुड़ जाएगी। वहीं आगे की बात करते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, जबकि डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। यह जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। वहीं रिवर्स ऑस्मोसिस बताया गया, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके माध्यम से जल में जो अशुद्धियां उसको दूर करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। साइटोसिस उगलने या निगलने की प्रक्रिया है जो कि 2 प्रकार की होती है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में निगला जाता है, ये भी 2 प्रकार की, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के अंतर्गत ठोस पदार्थों को निगला जाता है, जबकि पिनोसाइटोसिस के अंतर्गत तरल पदार्थों को निगला जाता है। एक्सोसाइटोसिस में उगलने की प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद में गोल्गी बॉडीज आ गया, खोज के अंदर गोल्जी लिखिए। इसमें 3 प्रक्रियाएं बताई गई, पहला एंडोसाइटोसिस मतलब निगलने की प्रक्रिया, फिर स्थानांतरण, फिर एक्सोसाइटोसिस। जब स्थानांतरण की प्रक्रिया हो रही होती है तो लाइसोसोम्स का प्रोडक्शन होता है, जो फैगोसाइटोसिस की क्रिया करता है, अर्थात अवशिष्ट पदार्थों को निकलकर विघटित कर देता है। और ये सब करता है हाइड्रोलिथिक एंजाइम के माध्यम से। और एंजाइम लाइपेज है, प्रोटेज है और परस्टेज है। और उसके बाद एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है उगलने की, जिसमें जो आपका लाइसोसोम्स है ये अपनी सेल को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हो सकता है मित्रों आपको इतना समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में आए और हमारी कहानी पसंद आए तो आप लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए। भारत सिलेक्शन बैंक की जो ये छोटी सी कोशिश है इसे अन्य जगह पर, अन्य स्थानांतरण बिंदु तक पहुंचाएगी, जहां तक आप इसे पहुंचा सकते हैं। हालांकि न्यूज में एक बार और आपको बता देता हूं, भारत सिलेक्शन बैंक में टेट की क्लासेस स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग 7 से 10 AM
और आपकी इवनिंग में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। वहीं आरओ के बैच की जो बात की जाए तो आरओ की मेंस की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक है, और ये दोनों ही क्लास ऑफलाइन है। ठीक है मित्रों, उम्मीद है आपको ये चीजें सुनकर, जानकारी लेकर आपको अच्छा लगा। तो जल्द से जल्द भारत सिलेक्शन बैंक में संपर्क करें, स्टाफ आपका यहाँ पर स्वागत करेगा और टीचर्स तो बहुत ही स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, ओके।